ओके, सो आज हमारा 6th लेक्चर है बीसीआर का। एंड आज हम लोग रिज्यूमे राइटिंग करेंगे कंप्लीट। बहुत इजी है। रिज्यूमे राइटिंग जनरली क्या है, जैसे अगर आप लोगों को किसी कंपनी में अप्लाई करना है फॉर अ जॉब, तो आप क्या करोगे, अपना रिज्यूमे अटैच करके दोगे मेल में। अब जो मेल होती है उसमें रिज्यूमे तो एज अ पीडीएफ फॉर्मेट अटैच हो जाता है, बट आप मेल में कुछ लिख करके भी तो दोगे। आप कंपनी को मेल भेज रहे हो, एचआर डिपार्टमेंट को, ठीक है ना, फ्रॉम आ गया, टू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना। बट अब सब्जेक्ट के नीचे जो मेल की बॉडी होती है उसको तो ब्लैंक छोड़ोगे नहीं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अटैच करके आपने पीडीएफ फॉर्मेट में अपने रिज्यूमे भेज दिया, आप बीच में भी कुछ कंटेंट लिखोगे तो हो जाता है आपका फॉर्मल लेटर अलॉन्ग विथ रिज्यूमे। तो जो रिज्यूमे भेजा जाता है उसके साथ एक फॉर्मल लेटर भी अटैच होता है। बट अच्छी बात क्या है कि फॉर्मल लेटर की जो लैंग्वेज है वो हर रिज्यूमे के लिए सेम होती है। आपको भी आगे चल के कभी रिज्यूमे भेजना है तो आपकी जो मेन बॉडी होती है, जो मेल में लेटर लिखते हो, लेटर जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर, वो आप सेम यूज़ कर सकते हो कहीं भी, ठीक है ना। रिज्यूमे आप अपना चेंज कर सकते हो आफ्टर ईच जॉब, जिसमें आप आपका स्किल्स, आपकी जो आप लोगों ने जो लेटेस्ट जॉब में किया वो सारी चीज़ें अपडेट होती चली जाएंगी। तो रिज्यूमे राइटिंग में जो लेटर वाला पार्ट है दैट इज सेम, कोई एक रट लो, हर एक जगह कॉपी पेस्ट हो जाएगा वो, हर जगह लेटर वाला पार्ट। अब आता है रिज्यूमे लिखने की बात। अब रिज्यूमे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। कितने टाइप के होते हैं? 3। एक होता है क्रोनोलॉजिकल, एक होता है फंक्शनल, एक होता है दोनों का कॉम्बिनेशन। अब आपको एग्जाम में कौन सा लिखना है वो डिपेंड करता है कि आप पहली बार किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आपकी जॉब में बहुत टाइम आ गया। जैसे लड़कियां होती हैं, कई बार क्या होता है, मैटरनिटी लीव लेने के बाद थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके बाद रिज्यूम करती है अपनी जॉब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। तो इन दैट सिचुएशन, आप पहली बार जॉब करने जा रहे हो, इन दैट सिचुएशन आप कॉल सेंटर में जॉब करते थे अब तक, साइड बाई साइड आप कोई कोर्स कर रहे थे, अब आपने कोर्स कर लिया, अब आप जाना चाहते हो एक दूसरी फील्ड के अंदर, क्योंकि कॉल सेंटर में कोई ज़िंदगी भर काम नहीं कर सकता। तो जब आप कोई फील्ड स्विच करते हो तो इन सभी सिचुएशंस के अंदर आपका फंक्शनल रिज्यूमे यूज होता है। कौन सा? फंक्शनल। और जब आप एक्सपीरियंसड हो, आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आप अपने रिज्यूमे में खूब सारी स्किल्स भर भर के लिख रहे हो, अपने पास्ट एक्सपीरियंस लिख रहे हो, तब क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे का यूज़ करते हो। आ रही बात समझ आप लोगों को, कौन सा रिज्यूमे कब यूज़ करना है? तो देखो क्या लिखा है इसके बारे में। पहला है टाइप्स फॉर्मेट्स ऑफ रिज्यूमे। अ क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे। A chronological resume format is most commonly used. It lists your most recent work or education history in reverse chronological order. किस ऑर्डर में जाती है? रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि जो लेटेस्ट आपने किया है वो सबसे ऊपर और आखिरी में आएगा 10th की क्वालिफिकेशन। अच्छा, वो ये जो क्वालिफिकेशन वाला पार्ट है इसको छोड़ दो। आपकी जो जॉब्स हुई हैं, लेटेस्ट जॉब सबसे ऊपर, इससे पहले आप कहाँ जॉब करते थे उसके नीचे, उससे पहले कहाँ जॉब करते थे उसके नीचे, फिर आपका आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, 12th और 10th, इस ऑर्डर में आप पूरा देते हो। तो फंक्शन क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे में क्या होता है, आपका जो भी क्रोनोलॉजी होती है, जो टाइम आपका पूरा लाइफ, आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस होता है उसका रिवर्स ऑर्डर में लिख करके दिखाते हो, यानी फ्रॉम लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट, ठीक है ना। With your most recent work or education history is listed on top. This type of resume places more emphasis on your job titles and your employment history over your skills. Chronological resume format with subheadings for student. छोड़ दो इसको। अगला है फंक्शनल रिज्यूमे, ठीक है ना। ये मैं आपको समझा दूंगा ऊपर कैसे फॉर्मेट आपको यूज करना है। अ फंक्शनल और स्किल्ड बेस्ड रिज्यूमे प्लेसेस मोर इंपॉर्टेंस टू योर स्किल्स एंड अकम्पलिशमेंट, जॉब टाइटल्स एंड वेयर यू हैव वर्क प्रीवियसली टेक्स द सेकेंड इंपॉर्टेंस। तो फंक्शनल रिज्यूमे के अंदर क्या होता है, आपकी स्किल्स को आप पहले लिखते हो, आपने पहले कहाँ काम किया है उसको बाद में लिखते हो, ठीक है ना। दिस रिज्यूमे शोकेस योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एंड आर मोस्ट सूटेड फॉर पीपल हु हैव गैप्स इन देयर करियर। देखो, जिनके करियर में गैप आ गया या जो पहली बार जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इन सब के लिए कौन सा रिज्यूमे काम आता है? फंक्शनल रिज्यूमे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिज्यूमे इज ऑल्सो आइडल फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स। तो अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो तो आप कौन सा रिज्यूमे लिखोगे? अगेन फंक्शनल। तो आपको देखो एग्जाम में जब आता है रिज्यूमे राइटिंग का, तो आपको देखना है कि आप एक फ्रेशर हो या फिर आप एक एक्सपीरियंस्ड गाय हो। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप कौन सा रिज्यूमे राइटिंग करोगे? फंक्शनल। इसके फॉर्मेट में देखो, फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है, फ़र्क है कि कौन सी चीज़ पहले आ रही है। आप अपने रिज्यूमे के अंदर स्किल्स भी लिखते हो अपनी, और अपनी क्वालिफिकेशंस भी लिखते हो, आपके पास्ट वर्क एक्सपीरियंसेस भी लिखते हो, सब लिखते हो। क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे के अंदर स्किल्स को सेकंड इंपॉर्टेंस दी जाती है, मेन इंपॉर्टेंस दी जाती है आपकी रीसेंट
वर्क एक्सपीरियंस को, स्किल्स आती हैं बाद में। एंड इन फंक्शनल रिज्यूमे उल्टा हो जाता है, फंक्शनल रिज्यूमे में आपकी स्किल्स ऊपर आती हैं और आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस बाद में आते हैं। देखो खुद सोचो, जब भी आप रिज्यूमे देते हो तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले लिखना चाहोगे या फालतू चीज़ें पहले लिखना चाहोगे? इंपॉर्टेंट। अब एक एक्सपीरियंस्ड बंदे के लिए उसकी स्किल्स इंपॉर्टेंट है, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट है? पास्ट कि आपने लास्ट कंपनी में कहा क्या किया, क्या एक्सपीरियंस है आपको, किस प्रोफाइल में आपने काम किया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में आते हैं स्किल्स। बट एक फ्रेश पर्सन के लिए स्किल्स इंपॉर्टेंट है या पास्ट एक्सपीरियंसेस? स्किल्स। पहली बात तो अगर वो फ्रेशर है उसके पास्ट एक्सपीरियंस होंगे ही नहीं, उसने कभी जॉब ही नहीं करी भाई, उसकी स्किल्स ही है जिसके बेसिस पर कोई जॉब मिल सकती है। तो वहाँ पे स्किल्स ऊपर आ जाती हैं और बाकी की चीज़ें नीचे आ जाती हैं। ये बात समझ आ रही है आपको मोटी मोटी? ये फ़र्क है इन दोनों रिज्यूमे राइटिंग के अंदर, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में जब भी रिज्यूमे राइटिंग आए अगर, तो आपको देख करके पढ़ना है, समझना है कि भाई ये रिज्यूमे एक फ्रेशर लिख रहा है या एक बंदा जिसके जॉब में गैप आ गया वो लिख रहा है, एक बंदा जो अपना पूरा चेंज करना चाहता है, फील्ड चेंज करना चाहता है वो लिख रहा है, या फिर एक एक्सपीरियंस बंदा लिख रहा है। एक्सपीरियंस लिख रहा है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे, ठीक है ना, लेटेस्ट वर्क एक्सपीरियंसेस पहले, स्किल्स बाद में। और अगर एक फ्रेशर लिख रहा है तो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे, स्किल्स पहले और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस बाद में। और एक होता है कॉम्बिनेशन रिज्यूमे जो जिसमें मिक्स होता है क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल फॉर्मेट्स का, ठीक है ना। अब देखो अगर कॉम्बिनेशन रिज्यूमे लिखना है तो उसमें आप कोई भी चीज़ ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख दो। इन शॉर्ट इसके अंदर जो उसने बातें बोली हैं आपको क्रक्स ये पता चल जाएगा, कोई भी चीज़ ऊपर लिख लो, कोई भी चीज़ नीचे लिख लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। पढ़ के देख लेना एक बार इसको, आपको ये एक कंक्लूजन नहीं निकलेगा, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, एंड का कंक्लूजन ये निकल के आएगा, कोई भी चीज़ पहले लिख लो, कोई भी चीज़ बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर बाय राइटिंग अ रिज्यूमे। तो कीप द फॉर्मेट सिंपल एंड रीडेबल, रिस्ट्रिक्ट योर रिज्यूमे टू मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस। देखो रिज्यूमे जितना छोटा उतना बढ़िया, ठीक है ना। अगर आप सोचोगे ना कि मैं रिज्यूमे 5-6 पेजेस को बना दूँ, क्योंकि देखो जो एचआर होता है उसको इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक रिज्यूमे की एक लाइन बैठ करके पढ़े, ठीक है ना। उसको छोटा और अच्छा शॉर्ट एंड क्रिस्प चाहिए, आपकी चीज़ें भी आ जाए सारी और छोटा भी रहे। आप लोग तो जब पहली बार रिज्यूमे बनाओगे ना, आपका 1 पेज का रिज्यूमे मोर देन सफिशिएंट है, 1 पेज का, आपको तो 2 पेज पे जाना ही नहीं है। जब आपके बहुत सारा करियर लंबा हो जाएगा, आपने बहुत सारी जगह जॉब्स कर ली होंगी, तब आपके वो बड़े रिज्यूमे बनते हैं, ठीक है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एन आइडल लेंथ टू अ रिज्यूमे, सो ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प टू अवॉइड बोरिंग योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर और ट्रेनर। तो आप छोटा रखो, ऐसे कोई उसकी एक आइडल लेंथ नहीं होती कि भाई ये आइडल लेंथ है। रेज्यूमे छोटा हो, अच्छा हो, और आपके जो पढ़ रहा है रेज्यूमे, ठीक है ना, वो बोर ना हो, ठीक है ना। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर यानी कि जो कंपनी में जो आपके रेज्यूमे देख रहा है या जो आपका ट्रेनर है वो बोर ना हो। क्लियरली स्टेट योर ऑब्जेक्टिव, डू नॉट यूज अ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली स्टेट करो। प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, अवॉइड आप कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा होता है ना, बढ़ा चढ़ा करके मत बोलो, बढ़ा चढ़ा करके मत बोलो, छोटा बोलो, कम बोलो, ठीक है ना। और फॉल्स डिटेल्स मत दो। ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन इन अ मैनर दैट फ्लोज लॉजिकली आइदर फ्रॉम अकेडमिक्स टू जॉब एक्सपीरियंस फॉर रिज्यूमे राइटिंग, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन इन अ मैनर दैट फ्लोज लॉजिकली, ये नहीं कि भाई कभी 12th की डिटेल्स लिख दी, कभी ग्रेजुएशन, कभी 10th की, कभी पोस्ट ग्रेजुएशन की, कभी पास्ट एक्सपीरियंस की। तो आपको एक ऑर्डर होना चाहिए रेज्यूमे के अंदर, ठीक है ना। अगर आप पहले अपने वर्क एक्सपीरियंसेस को लिख रहे हो तो उसमें भी एक ऑर्डर होना चाहिए कि लेटेस्ट, ठीक है ना। जैसे कि आपने 2019 में कंपनी ज्वाइन करी जिसमें आप अभी तक काम कर रहे हो, तो 2019 टू प्रेजेंट की आप लिख दो, आपने क्या क्या किया। उससे पहले कंपनी थी 2019 तक जिसमें आपने 3 साल काम किया था, 2016 से 2019, तो 2016 तो 2019 कंपनी का नाम, उसमें क्या किया ये लिख दो। उससे पहले कंपनी थी 2010 से आपने 2016 तक की कंपनी में काम किया, तो उसकी डिटेल्स बाद में आएंगी। इनको शफल नहीं करना, एक ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए। टोन शुड बी न्यूट्रल, नो बायसनेस टुवर्ड्स एनी कम्युनिटी और रिलीजन। न्यूट्रल टोन होनी चाहिए, कोई कम्युनिटी कोई रिलीजन के ऊपर ज़्यादा उसमें होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। बायस तो छोड़ो, होना ही नहीं चाहिए उससे रिलेटेड कुछ। इंश्योर दैट देयर आर नो ग्रामेटिकल एरर्स, हाईलाइट योर अचीवमेंट इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अचीवमेंट को हाईलाइट करो, ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। अनलेस आस्क्ड फॉर, डू नॉट मेंशन द एक्सपेक्टेड सैलरी इन द रिज्यूमे। जब पूछा ना जाए तब तक अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी को मेंशन मत करो, ठीक है। वैसे भी रिज्यूमे के अंदर एक्सपेक्टेड सैलरी आज की डेट में कोई नहीं लिखता, ठीक है ना। बात करो, कंपनी में इंटरव्यूज़ दो और वहीं पर डिसाइड होता है कि कितनी आपको सैलरी चाहिए, कितनी नहीं चाहिए। सुनिए, क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट, बताओ जी इसमें कौन बंदा लिखता है? ये एक्सपीरियंस्ड, जिसका पास्ट एक्सपीरियंसेस हो। तो फॉर्मेट क्या है? सेंटर में लिखो नाम, एड्रेस,
2 लाइन में या 1 लाइन में, एक गैप छोड़ो, फ़ोन नंबर, फिर ईमेल आईडी। अच्छा, गैप नहीं भी छोड़ोगे चल जाएगा, यहाँ पे गैप छोड़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब ये तीनों एक एक लाइन में लिख सकते हो विदाउट एनी गैप, बट अलग अलग लाइन में लिखना है, यानी कि एक ही लाइन में आपने तीनों चीज़ें लिख दी, एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। अब इसके अंदर आप कोई भी ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, पहले एड्रेस बाद में फ़ोन, आखिरी में ईमेल आईडी लिख सकते हो, या पहले फ़ोन नंबर बाद में एड्रेस आखिरी में, कोई भी फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो, बट जनरली अच्छा फॉर्मेट यही रहता है कि आप पहले एड्रेस लिखो, फिर फ़ोन नंबर, फिर ईमेल आईडी। बट ये तीनों चीज़ होनी चाहिए एट द टॉप ऑफ योर रिज्यूमे। फिर आपका ऑब्जेक्टिव रट लो इसको, यही सेम लाइन लिख करके आ जाना, चाहे कोई भी रिज्यूमे राइटिंग आए, चाहे क्रोनोलॉजिकल हो, फंक्शनल हो या मिक्स हो, चाहे आपको किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, रट लो, इसी को रट लो, इसको रट लो। अपने जॉब बनाओगे उसमें भी ये चीज़ लिख देना, या कोई भी एक पैराग्राफ रट लो जो आपको अच्छा लग रहा है देखने में। क्या होता है इसके अंदर, टू बी एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन दैट विल ऑफर मी अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ इन करियर एंड प्रोवाइड अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट दैट विल यूटिलाइज माई अकाउंटिंग। अब देखो बस यहाँ पे चेंज कर देना आपको, दैट विल यूटिलाइज माई स्किल्स एंड एबिलिटीज टू द मैक्सिमम, या अकाउंटिंग स्किल को छोड़ दो, सिर्फ स्किल्स, दैट विल यूटिलाइज माई स्किल्स एंड एबिलिटीज टू द मैक्सिमम। ये आप किसी भी रिज्यूमे में लिख सकते हो, इनफैक्ट आप जो अपना रिज्यूमे बनाओगे उसमें भी चेप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और हर एक में सेम रहती है, ठीक है ना। एक अच्छा इंप्रेशन डालेगी, लिख दो। फिर समरी, more than 13 years of experience in both practical and managerial aspect of the job, possesses a flawless understanding of fundamental concept etc लिख दो। फिर देखो क्या आ रहा है, समरी के बाद एक्सपीरियंस, यहाँ पे पहले क्या आता है, एक्सपीरियंस आता है 2004 से प्रेजेंट, इससे पहले का अगर कुछ होगा वो लिख दो, 2001 से 2004 लिख दे एक्सपीरियंस। फिर यहाँ पर आपकी एजुकेशन आ गई, एजुकेशन के बाद आपकी स्किल्स आ गई। तो यहाँ पर देख रहे हो आप क्या हो रहा है, क्रोनोलॉजिकल के अंदर आपके एक्सपीरियंस पहले आ रहे हैं, क्वालिफिकेशन देन स्किल्स। अब जब हम फंक्शनल रिज्यूमे करेंगे, क्रोनोलॉजिकल तो कर ही रहे हैं, जब फंक्शनल करेंगे तो देखना स्किल्स ऊपर आ जाएंगी, ठीक है ना, स्किल्स पहले आ जाएंगे, वहाँ पे स्किल्स को इंपॉर्टेंस देनी है। तो स्किल्स आ गई, वेल वर्स्ड विद एमएस ऑफिस, वर्किंग नॉलेज ऑफ टैली। अब देखो जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है ना, तो आपकी ये स्किल्स पे कोई ध्यान नहीं देता इतना, वो ये देखते हैं कि आपका प्रोफाइल क्या रहा था, आपने क्या किया है, यानी आपकी अचीवमेंट मेन मैटर करती है ना कि आपकी स्किल्स। तो स्किल्स नहीं भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, किसके अंदर, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे के अंदर, ठीक है ना। स्किल्स नहीं भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, बहुत ज़रूरी नहीं होता स्किल्स का लिखना उस रिज्यूमे के अंदर। फिर आखिरी में पर्सनल डिटेल्स और डिक्लेरेशन आपको लिखनी ही लिखनी है। पर्सनल डिटेल के अंदर क्योंकि आप फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी पहले लिख चुके हो, लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं होती। क्या लिखोगे, देखो एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आपने टॉप पे लिख दिया था अगर आपको याद हो तो, यहाँ पर, अरे कहाँ गया भाई, पिछले पेज पर, ये रहा। तो इन 3 चीज़ को दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि इसने एड्रेस को दोबारा लिख दिया है, परमानेंट एड्रेस 822, और यहाँ पे भी लिखा था 822, पर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेजेस नोन लिख सकते हो, ये 3 चीज़ लिख दो। डिक्लेरेशन कॉपी पेस्ट हर रिज्यूमे में सेम, आई डिक्लेयर दैट ऑल द अबव इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, डेट प्लेस काम खत्म, क्लियर होगी बात। तो आपको क्या रटना है, ध्यान सुनो, आपको रटना है फॉर्मेट में, क्या रटना है फॉर्मेट में, स्टार्टिंग में नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, यही ऑर्डर सबसे अच्छा रहता है। नाम, एड्रेस, देखो नाम तो ऊपर ही आएगा, उसमें ऊपर नीचे नहीं कर सकते, बाकी जो 3 चीज़ें होती हैं, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, इसमें ऊपर नीचे किया जा सकता है, बट बेस्ट ये है एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। गैप दो, ऑब्जेक्टिव कॉपी पेस्ट, हर रिज्यूमे में आप इनको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। फिर डिपेंड करता है आपको किस फील्ड के लिए रिज्यूमे लिखना है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, उसके बेसिस पर ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं थोड़ी बहुत। आप क्या, ये पॉइंट्स, ये ऐसे ही लिखो जैसे पॉइंट्स, समरी पॉइंट्स में लिखो, एक्सपीरियंस को इसी तरीके से लिखो। 2004 से प्रेजेंट आप किस फर्म में थे, ठीक है ना, ऑडिट एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, एक्सोसिएट एसोसिएट, बांद्रा मुंबई, और आपने क्या किया वो यहाँ पर आ जाएगा, जो भी आपने उसमें काम किया है, ठीक है ना। देखो डीलिंग विद डिफरेंट क्लाइंट्स टू अंडरस्टैंड देयर ट्रेडिंग स्कोप्स एंड स्टेटस ऑफ अकाउंटिंग, मैनेजिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एंड बजट्स, परफॉर्मिंग पीरियोडिक फाइनेंशियल ऑडिट, ये सारी चीज़ें लिखनी है आप लोगों को, ठीक है ना। फिर आपका एक्सपीरियंस लिखने के बाद एजुकेशन, एजुकेशन के बाद स्किल, स्किल के बाद बताओ क्या था, पर्सनल डिटेल्स, डिक्लेरेशन, खत्म, ठीक है ना। पर्सनल डिटेल्स, डिक्लेरेशन, डेट प्लेस, खत्म। अब देखो फंक्शनल फॉर्मेट कब लिखते हैं, जब आपके जॉब में गैप आ जाए, फ्रेशर हो, फ्रेश ग्रेजुएट हो तब। डेविड ऑल्टर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, अब देखो यहाँ पे इसने फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस पहले लिख दिया, एड्रेस बाद में लिख दिया, और इसने डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ लिख दी, बट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है,
डेट ऑफ बर्थ हमेशा एंड में लिखना है पर्सनल डिटेल्स के अंदर। तो अगेन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप फॉर्मेट कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब ये मत सोचना कि सर क्योंकि फंक्शनल है तो इसमें वो फ़ोन नंबर ऊपर लिख दिया, ईमेल एड्रेस बाद में लिख दिया। ये फॉर्मेट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, नाम ऊपर लिखो, बाकी 3 चीज़ों को कैसे भी लिख दो। बेस्ट क्या है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। देखो अगेन, सीकिंग अ चैलेंजिंग करियर विद अ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज माय टेक्निकल स्किल्स एंड एबिलिटीज इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यही सेम ये ना लिख करके आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे, ठीक है। यानी कि कोई एक अच्छा सा, देखो इतने सारे फॉर्मेट है, कोई एक जो भी आपको बेस्ट लगे वो 1-2 लाइनें रट लो और ये आपको हर जगह लिख करके आनी है रेज्यूमे में। इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि भाई क्या लिखे क्या ना लिखे, रट लो अच्छे से, जो भी अच्छा लगे आपको पैराग्राफ। और भी रेज्यूमे किसी और का अच्छा लगे वो लिख लो, कॉपी पेस्ट। फिर देखो क्योंकि ये फंक्शनल रेज्यूमे है, क्या पहले आएगा, स्किल्स। अब इसमें आपके आगे एक तो टेक्निकल स्किल्स और एक पर्सनल स्किल्स। टेक्निकल में क्या कि आपको कौन सी चीज़ आती है, भाई क्यों ले आपको कंपनी में, आपको बैडमिंटन अच्छा लगता है तो हम आपको क्या आईटी कंपनी में ले लें, आपकी हॉबी कुकिंग है तो क्या हम आपको आईटी कंपनी में ले लें। तो पहले आएंगे टेक्निकल स्किल्स कि भाई आपको टेक्निकली क्या स्किल्स आती हैं, कुछ सीखा है आपने, उसमें आप क्या बताओगे कि आपको हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग आती है, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग आती है, प्रोग्रामिंग आती है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, लैंग्वेजेस कौन सी, कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको आता है, ठीक है ना। फिर अडोबी क्रिएटिव सूट आता है आपको चलाना, ठीक है ना। अडोबी फोटोशॉप आता है अगर आप डिज़ाइनर हो, अडोबी का इलस्ट्रेटर आता है वो आपको चलाना आता है अगर आप कौन सी लाइन में हो, ये एडिटिंग और इन सबसे रिलेटेड। फिर आती है सेकंड प्रायोरिटी पर्सनल स्किल्स, किसमें आपकी पर्सनल, ठीक है ना, एक्सीलेंट वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली और एज अ पार्ट ऑफ अ टीम। फिर प्रूवन लीडरशिप स्किल्स एंड एबिलिटी टू मोटिवेट, ये सारी अगेन आप कॉपी पेस्ट लिख सकते हो हर जगह, ठीक है। तो आपको क्या समझ आया कि फंक्शनल के अंदर स्किल्स को इंपॉर्टेंस दी गई है और बाद में आपकी एजुकेशन आ गई। बीटेक इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कहाँ से किया, अचीवमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई यहाँ पर, ठीक है ना। फिर प्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका, अब देखो एक्सपीरियंस है इस बंदे को बट टाइम गैप आ गया होगा उसकी जॉब में, तो इसलिए उसने फंक्शनल रिज्यूमे लिखा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अच्छा ये क्या है, ये हो सकता है कि इसकी जो ग्रेजुएशन हुई है 2004 में, इससे पहले इसने कहीं जॉब करी हो पार्ट टाइम, देखो हो रहा है, तो इसलिए लिखा है प्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कि आप ग्रेजुएट होने के बाद एक प्रोफेशनल बने बट उससे पहले के अगर आपको एक्सपीरियंसेस है, आपने ऑफिस कॉलेज में रहते रहते पार्ट टाइम कोई जॉब करी हो या कोई फ्रीलांसिंग पे कोई काम किया हो तो वो यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। फिर रेफरेंसेस विल बी प्रोवाइड अपॉन रिक्वेस्ट, लिखने की जरूरत नहीं है। डिक्लेरेशन, डेट, प्लेस, ख़त्म, क्लियर है, आगे बात समझ कैसे लिखना है, ख़त्म। तो ये 2 फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है ना। मिक्स्ड को आपको करने की जरूरत है, मिक्स्ड में बेसिकली क्या है, कुछ भी लिख दो, बट आपको पता है अगर आपके एग्जाम में आया है क्वेश्चन तो या तो आप फंक्शनल बनाओगे या क्रोनोलॉजिकल बनाओगे, डिपेंड करता है कि आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, और इन दोनों में से कोई एक फॉर्मेट आपको यूज़ करना है। और ये बात है समझो। अब देखो एक कॉम्बिनेशन फॉर्मेट, अब इसके अंदर कुछ वो नहीं है भाई रिजिडिटी कि ऐसे ही फॉलो करो, कुछ भी कर लो। इसने क्या किया देखो, समरी ऑफ क्वालिफिकेशंस, फिर एजुकेशन के बाद दोबारा स्किल्स, देखो पहले भी स्किल्स लिखी नहीं, पहले क्वालिफिकेशन और समरी लिखी थी, सॉरी समरी ऑफ क्वालिफिकेशन लिखा था, स्किल्स बाद में लिख रहे हैं। अब स्किल्स के बाद इसका एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस आ गया। अब देखो इसमें क्या किया, इसने पहले समरी ऑफ क्वालिफिकेशंस के बाद अपनी एजुकेशन लिख दी, ना ही इसने पहले स्किल्स लिखी अपनी, ना ही इसने पहले अपने प्रोफेशनल वो लिखे, एक्सपीरियंसेस लिखे, इसने पहले कुछ और ही लिख दिया, बाद में स्किल्स और अपने एक्सपीरियंसेस लिख रहा है। तो ये मिक्स के अंदर कुछ भी कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको ये याद भी नहीं रखना है इसका फॉर्मेट क्या होता है। देखो फॉर्मेट में जो चेंज आ रहा है कहाँ पे आ रहा है, मोटा मोटा कि कौन सी चीज़ पहले लिखी जा रही है, कौन सी चीज़ बाद में, और वो भी किस में, स्किल्स में और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में, बस यही फ़र्क है, बाकी तो सब कुछ सेम है। कंप्यूटर स्किल्स आ गई, रेफरेंस आ गया, डिक्लेरेशन। रेफरेंस लिखना है तो लिख लो और उसके अंदर यही लिख दो अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, नहीं भी लिखोगे काम चल जाएगा, डिक्लेरेशन काम खत्म। अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो फॉर अ जॉब, ऐसा नहीं है कि भाई उस कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट को आपने मेल फ्रॉम टू नीचे सब्जेक्ट लिख दिया रेज्यूमे फॉर जॉब और नीचे पीडीएफ, और याद रखना हमेशा ये मैं आपको पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में कोई काम नहीं है। बहुत लोग जैसे हम लोगों ने भी इस इंस्टीट्यूट के लिए टीचर्स ढूंढे थे, पहले लॉ के टीचर्स वगैरह ढूंढे थे, हमें कोई लॉ का टीचर अच्छा मिलता नहीं था, बाद में अभिजीत सर ने बोला मैं पढ़ा लेता हूँ,
तो लॉ के कोई टीचर हमें मिला नहीं, हमने ना बहुत सारे टीचर्स हमने ऑनलाइन वगैरह एड्स डाले थे, तो लोगों के रिज्यूमेस आते थे, मेरे पास भी आते थे, मैंने ही डाला था। तो CS बन चुके हैं, वो CS थे जनरली जो आते थे लॉ के लिए अप्लाई करते थे, CS बन चुके हैं, क्वालिफाइड हैं, और रेज्यूमे भेजना नहीं आता। पता क्या करते थे, वर्ड फाइल अटैच करके भेज देते थे, जो कि बहुत ही बड़ा ब्लंडर है एट फर्स्ट पॉइंट। रेज्यूमे हमेशा PDF फॉर्मेट में भेजा जाता है, हमेशा, चाहे कुछ हो जाए। आपने वर्ड में टाइप किया बनाया, उसे PDF में कन्वर्ट करो, वो भेजो, ये नहीं कि वर्ड फॉर्मेट ही भेज दो अपना। एडिटेबल तो होता है, बट फिर भी वो एक मैं एडिट करके लूँगा, वो तो प्रूफ है ना कि भाई मैंने ये फॉर्मेट भेजा, डाउनलोड करके देख ले, तो आपने एडिट तो कुछ भी करते रहो, तो PDF फॉर्मेट भी एडिट हो जाता है ईजिली, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वर्ड ज़्यादा यूजली होता है, PDF में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट PDF भी एडिट हो सकती है, बट वो एक अच्छा एथिकल चीज़ नहीं मानी जाती, एक प्रोफेशनल तरीका नहीं माना जाता कि आप वर्ड फाइल भेज रहे हो, तो हमेशा PDF फॉर्मेट भेजा जाता है, याद रखना, ठीक है। अब जब आप PDF अटैच करोगे तो मेल में कुछ बॉडी में भी तो लिखोगे कि भाई मैं क्या क्यों भेज रहा हूँ, किसके लिए भेज रहा हूँ, किसने रेफरेंस दिया, कुछ तो लिखोगे, ये थोड़ी ना सीधे अटैच करके भेज दो। तो जो लिखा जाता है बॉडी, वो होता है फॉर्मेट ऑफ अ कवर लेटर। क्या होता है, कवर लेटर, उसको हम बोलते हैं कवर लेटर। उस कवर लेटर का फॉर्मेट क्या है, वो ये है, ठीक है ना। क्या आएगा, सेंडर्स एड्रेस, डेट, डेजिग्नेशन या नेम ऑफ एड्रेसी, एड्रेस ऑफ एड्रेसी, सैल्यूएशन, सब्जेक्ट, कंटेंट। पहले कवर लेटर, बाद में रेज्यूमे, ठीक है ना। कवर लेटर बेसिकली, हाँ देखो होता क्या है, ईमेल तो अब आ गए हैं, पहले जब ईमेल नहीं थे तो हम लोग हार्ड कॉपी देके आते थे रेज्यूमे की, तो पहले कवर लेटर होता था, उसके पीछे अटैच होता था रेज्यूमे, और उसको स्टेपल करके या फाइल में लगा करके हम देते थे, पहले लेटर फिर रेज्यूमे, ठीक है ना। फिर लेटर में लिखा जाता था कि वी आर अटैचिंग रेज्यूमे विद दिस लेटर, और फिर वो पीछे लेटर होता था और पीछे रेज्यूमे होता था, वो लिया जाता था। तो इसके अंदर क्या होता है, इसका फॉर्मेट वो ये रहा। सेंडर्स एड्रेस मैं आपको सीधा दिखाई देता हूँ ना, ये देखो ये रहा सैम्पल एड्रेस, ईमेल आईडी, डेट, किसको भेज रहे हो, डियर मिस गुरंग, कौन आ गया ये, HR जो भी टीम मेंबर होगा जो उसको आप रेज्यूमे भेज रहे हो, HR मेंबर, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फ्लाइट अटेंडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी आपके रेज्यूमे में आपको बोला गया है, ठीक है ना। दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड दिस फॉर द पोस्ट ऑफ फ्लाइट अटेंडेंट इन एयर अटलांटिक, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई डायनेमिक कस्टमर सर्विस एंड टीम वर्क स्किल विल मेक मी स्ट्रॉन्ग मेंबर ऑफ योर क्रू। एक क्रू मेंबर के लिए बेसिकली वो जो होता है ना, मेल एयर होस्टेस, क्रू मेंबर कहते हैं उनको वैसे। My extensive experience in the customer service industry has taught me the value of providing positive, individualized service to all the customers. अब ये चीज़ जो है, आप ये वाली तो मत रटना भाई, ठीक है ना, क्रू मेंबर वाली, बट आप कोई अकाउंटिंग या इंजीनियर्स वाला कोई एक फॉर्मल लेटर देख लेना कैसा होता है, ठीक है ना। इसके अंदर ये सारी चीज़ आती है। इसके बाद क्या है, एंड देख लो, I would bring the same positive energy, prompt service and hospitality in my job as a flight attendant at Air Atlantic. My experience and strength as a team player will also make me a strong crew member. I look forward to a positive response from your end and the opportunity to present myself in a person for an interview or discussion. ये चीज़ लिखनी है आप लोगों को, important ending, sincerely कविता वर्मा, ये साइन और उसका नाम। हाँ एक लेटर है, ये समझ लो, एक कवर लेटर बोलते हैं इसको बेसिकली, फॉर्मल लेटर नहीं कवर लेटर बोला जाता है। 5 देखो एग्ज़ाम में मैं आपको बताता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको कवर लेटर बनाना ही बनाना हो, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको कवर लेटर बनाना ही बनाना हो। अगर क्वेश्चन बोलता है कि कवर लेटर के साथ रेज्यूमे राइटिंग करो, रेज्यूमे बनाओ, तो करना है, ठीक है ना। हो सकता है कि क्वेश्चन बोले कि सिर्फ रेज्यूमे राइटिंग करो, रेज्यूमे बना करके दिखाओ। देखो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप दोनों लिखो, क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है कि सिर्फ रेज्यूमे बनाओ तो फिर रेज्यूमे बनाओ, क्वेश्चन अगर बोलता है कि दोनों बनाओ तो दोनों बनाओ, साइलेंट होता है तो दोनों बनाना पड़ेगा, बट अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है तो जो चीज़ बोल रहा है वही बनाओ, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर वेल राइटिंग अप कवर लेटर क्या है, यूज़ करेक्ट फॉर्मेट, डू नॉट रिपीट इन्फॉर्मेशन,
कीप इट शॉर्ट, बहुत छोटा रहता है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि सर इतना कुछ कैसे करेंगे, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि ये जो कवर लेटर होता है ये बहुत छोटा कंटेंट होता है, इसके अंदर ज़्यादा वर्ड्स नहीं आते हैं, 50-60 वर्ड्स आते हैं मैक्सिमम, छोटा सा होता है। कोई छोटा सा देख लेंगे, मैं आपको भेज दूंगा कोई देख करके, वही उसको अच्छे से कर लेना, यही लिखना है भाई मुझे हर एक सिचुएशन के अंदर, बस उसमें अकॉर्डिंग टू योर डेजिग्नेशन हल्का फुल्का चेंज करना है, टेक्निकल या फिर एबिलिटीज़, स्किल्स, डिज़ायर स्किल्स जो है वो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर, यू आर मिताली या मितांशु जोशी, अ रेजिडेंट ऑफ ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली, यू हैव रिसेंटली कम अक्रॉस एन एडवर्टीजमेंट फ्रॉम एनडीटीवी इन द हिंदुस्तान टाइम्स फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट, ड्राफ्ट रेज्यूमे अलॉन्ग विद अ कवर लेटर इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट। अब इसने बोल दिया कि भाई आपको रेज्यूमे भी बनाना है अलॉन्ग विद कवर लेटर, तो दोनों बनाना पड़ेगा। बट अगर ये लिखा होता ड्राफ्ट अ रेज्यूमे इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट, तो आपको फिर कवर लेटर बनाने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन साइलेंट होता तो फिर आपको दोनों बनाना पड़ता, साइलेंट होता नहीं है, कुछ ना कुछ बोलता ही है वो। देखो राइट एन एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट, अटैच योर रेज्यूमे। अब देखो अटैच योर रेज्यूमे यानी कि फॉर्मल लेटर, कवर लेटर भी बनाना है और रेज्यूमे भी आपको बना करके दिखाना है। देखो पहले का आंसर, कवर लेटर आ गया, सेंडर ऑफ डेट, रिसीवर डेजिग्नेशन, रिसीवर ऑफ डेजिग्नेशन, रिसीवर ऑफ एड्रेस, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ जर्नलिस्ट। वहाँ पे क्या लिखा था, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्रू मेंबर या फ्लाइट अटेंडेंट। डियर सर मैम, सेम कॉपी पेस्ट। क्या लिखोगे, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट डेटेड दिस इन टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना, फॉर द पोस्ट ऑफ अ जर्नलिस्ट इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम। एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज कर सकते हो। आई एम outgoing, diligent, open to learning and have an excellent command in English after completing my MA in English mysteriously, नहीं, meteorologist, क्या इसका मतलब ढूंढ लेना भाई, क्या होता है मुझे नहीं पता। I worked with curry makers as a content developer। हाँ बस थोड़ा टाइम कर लो। कितनी देर में आता है ऑटो? और फिर 5 मिनट बात करना। आई अश्योर यू ऑफ माई अटमोस्ट सिंसेरिटी एंड डेडिकेशन इन एन अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू मी, इफ एन अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू मी, लिख दिया। आई विल बी रेडिली अवेलेबल फॉर अ पर्सनल इंटरेक्शन एट एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस इन केस माई कैंडिडेचर इज कंसिडर्ड फॉर द अपोजिट पोस्ट। तो अगर आप मुझे कंसिडर करते हो फॉर द पोस्ट, मैं हमें कभी भी बुला लेना, मैं अवेलेबल हूँ, लिख दिया आपने। आई लुक फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिप्लाई, ये लिख सकते हो आप, इंपॉर्टेंट अच्छा है। या सिंसियरली मिताली जोशी। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, अच्छे अच्छे वर्ड्स, एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, आई लुक फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई, ठीक है ना, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, इसको तो क्या येलो करूँ मैं। ये एक चीज़ आप लिख सकते हो, आई विल बी रेडली अवेलेबल फॉर अ पर्सनल इंटरेक्शन, यानी कि इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है ना, इन केस आई एम सेलेक्टेड फॉर द अफोर्सेड पोस्ट, ठीक है ना। आप इतना कैंडिडेचर इज कंसिडर्ड फॉर द अफोर्सेड पोस्ट की जगह आप सिंपली लिख सकते हैं, आई एम कंसिडर्ड फॉर द अफोर्सेड पोस्ट। हाँ वही 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 वही, इसके अंदर भी स्टार्टिंग सेम, ठीक है ना, ये वाला पार्ट सेम, ये वाला पार्ट सेम, जो पार्ट चेंज होगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट वो सिर्फ ये पार्ट होगा, उसमें भी ज़्यादा चेंज नहीं होता, हल्का फुल्का चेंज होता है। अब देखो वो तो कवर था, इसके अंदर आपने अपना कैन क्लोज के है टेस्टिमोनियल्स एंड रेज्यूमे, रेज्यूमे राइटिंग कर दिया आपने, बताइए आपको कैसे करना है। इसका रेज्यूमे का फॉर्मेट बहुत ही गंदा है, ये फॉलो मत करना आप लोग, ठीक है। नेम, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, खत्म भाई खत्म। अरे ये बात समझ आप लोगों को। तो आपको करना क्या है, कवर लेटर, ठीक है ना, स्टार्टिंग वही सेम फॉर्मेट है उसका, उसके बाद पहला पैराग्राफ आखिरी पैराग्राफ सेम है, बीच का पैराग्राफ 3 पैराग्राफ होते हैं, पहला वाला स्टार्टिंग कौन सा, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट
इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड दिस, ठीक है ना, फॉलोइंग इज माई एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस। ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया, बीच का पैराग्राफ आप देख लो, ठीक है ना, एक दो पढ़ लो, उसी से रिलेटेड लिख दो, और आखिरी पैराग्राफ सेम है, ठीक है ना। रेज्यूमे राइटिंग के अंदर क्रोनोलॉजिकल है तो आपको पता है क्या करना है, फंक्शनल है तो आपको पता है क्या करना है। क्रोनोलॉजिकल में आप पहले वर्क एक्सपीरियंस दो, बाद में स्किल्स दो, और उल्टा हो जाता है किसमें, फंक्शनल में पहले स्किल्स दो, स्किल्स में भी पहले टेक्निकल स्किल्स, बाद में पर्सनल स्किल्स, बाद में एंड में आता है आपका यानी प्री क्वालिफिकेशन। अगर आपका वो होता है प्री क्वालिफिकेशन, क्या होता है, वर्क एक्सपीरियंस, वो बाद में आ जाता है। चलो भाई इतना ही था। आप लोगों का होमवर्क है, सुन लो। आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में अभी जा कर के अच्छा सा वर्ड पे टाइप करना है रेज्यूमे, घर पे जाके बनाना है अपना रेज्यूमे। अच्छा सा रेज्यूमे बनाने के लिए आप ज़रूरी नहीं कि खुद से बनाओ, कोशिश करो खुद से बनाने की। बाकी फॉर्मेट्स आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो, अच्छे अच्छे जो आजकल चल रहे हैं, लेटेस्ट फॉर्मेट सर्च कर लेना फॉर रेज्यूमे, अपना बना करके आओ विथ कवर लेटर, प्रिंट आउट निकालना अगर प्रिंटर है, हाँ जितना भी आपका है अभी उतना ही आपको उसमें करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना, ठीक है ना। और कवर लेटर साथ में बना के लाना, अगर प्रिंटर है तो प्रिंट आउट लेकर के आना, नहीं है तो PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मुझे देना। फिर मैं हर एक का रिज्यूमे देखूंगा क्लास में ही, और मैं आपको बताऊंगा आप इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रैक्टिकली भी, अगर आपको ये कहीं देना होगा उसके लिए भी, ठीक है। चलो बाय।